देखिए, मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप सोफे पर सोती हैं। प्लीज़, आप चलकर बेड पर सो जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विराट ने अनु से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अनु उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने अपना सर नीचे कर लिया और अपने साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों पर लपेटने और खोलने लगी। विराट उसकी परेशानी समझ रहा था, इसलिए वह उससे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से उसे परेशानी हो। लेकिन अनु की परेशानी की वजह ये नहीं थी। अनु सोच रही थी, मेरे दिल को क्या होता जा रहा है। आजकल मेरे बस में ही नहीं रहा। मैं जितना इसे रोकने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये विराट के करीब जाने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि वह कभी मेरा नहीं हो सकता। अनु अपने दिल से लाचार थी। उसका दिल नहीं चाहते हुए भी विराट के लिए धड़कता था। और धड़कता भी क्यों नहीं। आखिर धर्म, समाज और कानून, इन तीनों दृष्टियों से वह विराट सिंह की पत्नी थी। हर नई नवेली दुल्हन की तरह उसका मन भी तरह तरह के सपने सजाने लगा था, ये जानते हुए भी कि विराट उसका नहीं है, बल्कि उसके पास मेघा की अमानत है। आप क्या सोच रही हैं अनु जी? आप इस बेड के दूसरे सिरे पर आराम से सो सकती हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहते हुए विराट ने सोफे पर से उसका पिलो और ब्लैंकेट उठा लिया। फिर अनु का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले जाकर बैठा दिया। विराट ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसका बस चलता तो वह अपनी सारी शर्म छोड़कर उसके सीने से लिपट जाती। लेकिन किस्मत ने उसे ये अधिकार दिया ही कहा था। कुछ देर तो अनु अपने ख्यालों में खोई हुई बैठी रही, फिर धीरे से करवट बदलकर लेट गई। विराट कमरे की लाइट ऑफ कर चुका था। जाग तो दोनों ही रहे थे, लेकिन जहां अनु के ख्यालों में विराट था, वहीं विराट के ख्यालों में उसकी प्रेमिका मेघा थी। किशोरी लाल का घर। सुबह सुबह से ही घर में चिलमचिल मची हुई थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन सुधांशु के कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। सपना और कविता दोनों बहनें घर की साफ सफाई के साथ चाय नाश्ता भी तैयार कर चुकी थी। दोनों बहनें मन ही मन इस बात से कुढ़ रही थी कि उनकी माँ ने एक बार भी जाकर अपने बेटे बहू को जगाने की कोशिश नहीं की थी। हमें कॉलेज जाने को देर हो रही है माँ, हमने सारा काम निपटा दिया है। अब अगर तुम्हारी बहू रानी जाग जाए तो बाकी का काम मुझसे करवा लेना। सपना ने गीता जी की ओर देखते हुए कहा तो गीता जी का पारा हाई हो गया। अब तू भी मुझे ताने देगी क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो पति ऐसा मिला जो मुझ पर ही नहीं, खुद पर भी बोझ बना बैठा है, और रही सही कसर मेरे बच्चों ने पूरी कर दी। गीता जी ने चिल्लाते हुए कहा। बस बस माँ, तुम्हें हम पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही तुमने भैया पर भी चिल्लाया होता तो शायद आज वह सही रास्ते पर। सपना की बात सुनकर गीता जी ने वहीं पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और कसकर सपना की ओर दे मारी। वह तो भला हुआ कि वह पीछे हट गई, वरना उसे जोरों की चोट लगती। किशोरीलाल ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने किसी तरह पूरी ताकत लगाकर गीता जी से कहा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है गीता, बल्कि तुम्हारे कर्म खराब है। ना तो तुमने कभी मेरी इज्जत की, ना ही तुमने अपनी बेटियों से कभी प्यार किया। शायद इसी के लिए भगवान तुम्हें बेटे बहू के रूप में ये सजा दे रहे हैं। अपने पति की बात सुनकर गीता जी उठ खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखकर उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, लो, अब तो तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई। आज बोल दिए सो बोल दिए, दोबारा कुछ भी बोलने की गलती मत करना, वरना वहीं चौकी पर बैठे बैठे भूख प्यास से टे बोल जाओगे। मैं पानी तक भी नहीं पूछूंगी। बस बस अब रहने भी दो अनु की माँ। जब से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, तुमने क्या ही किया है मेरे लिए। मेरी बिटिया ही मेरा सहारा है और आगे भी रहेंगी। तुम तो बस अपना सोच लो। किशोरीलाल ने कहा और फिर चुपचाप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अरे, मैं कहता हूँ ये सुबह सुबह घर में महाभारत क्यों हो रही है? और आज किसी ने मेरे कमरे में चाय भी नहीं पहुंचाई। सुधांशु, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकलकर आया था, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जम्हाई लेते हुए गीता जी से कहा। अपने बेटे की बात सुनकर गीता जी के गुस्से का ज्वालामुखी भड़क उठा। 11 बजे दिन तक कमरे का दरवाजा बंद करके सोता रहेगा तो क्या यहाँ कोई तेरा नौकर लगा है जो तुझे और तेरी बीबी की सेवा में खड़ा रहेगा? चाय चाहिए थी तो अपनी बीबी को कह दिया होता।
गीता जी ने सुधांशु को चिल्लाकर कहा और नेहा को देखने लगी, जो अपने पति के पीछे खड़ी हुई थी। वह भी भला अपनी सास से कहाँ कम थी। आपने भी भली कही सासू माँ। अगर आप एक दिन अपने बेटे बहू को सुबह की चाय नहीं पिला सकती हैं, तो फिर सारी जिंदगी हमसे भी इस बात की उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी सेवा करूंगी। नेहा ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा और झट से रसोई में जाकर उठापटक करते हुए चाय बनाने लगी। अपनी बहू की बात सुनकर गीता जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देख ले सुधांशु, क्या बोल रही है तुम्हारी बीबी। याद रख, ये मेरा घर है, यह मेरी ही चलेगी। अपनी महारानी को बोल कि अपना मुंह बंद रखकर घर का काम संभाले, वरना मैं तुम दोनों को ही इस घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। ये बात सुनकर सुधांशु के होश उड़ गए। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों के बीच में उसे ही पिसना पड़ेगा। गीता जी अगर शेर थी तो नेहा सावा शेर थी। मुझे नेहा को समझाना ही पड़ेगा कि अपना मुंह बंद करके रखे, वरना माँ सचमुच इस घर से निकाल देंगी तो मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते हुए सुधांशु जल्दी से अंदर चला गया, जहां नेहा चाय बना रही थी। सुधांशु को देखते ही नेहा की त्योरियां चढ़ गई। हो गई सुबह सुबह की खुराक पूरी। कान खोलकर सुन लो सुधांशु, अपनी माँ को ये बात अच्छी तरह समझा देना कि मैं उनकी 24 घंटे की खिचकिच बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, तुम भी अब कोई काम धंधा देखो, वरना बहुत ही बुरा होगा। जितना बुरा होना था वे तो हो गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा। नेहा की बात सुनकर सुधांशु ने धीरे से कहा, कुछ कहा तुमने? नेहा घूरते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तुम चाय बनाओ। सुधांशु ने जल्दी से कहा और बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद नेहा ने चाय लाकर उसके हाथों में पकड़ा दी। चाय पीते हुए सुधांशु सोच रहा था कि उसे एक बार फिर से विराट से जाकर मिलना होगा, ताकि उसे सुपरवाइजर वाली नौकरी मिल जाए। ठीक है कि घर के खर्चे अनु के पैसों से चलते हैं, लेकिन नेहा के अपने पर्सनल खर्च हैं, फिर बच्चा भी आने वाला है। सुधांशु इस बात को अच्छी तरह जान रहा था कि उसकी माँ एक पैसा भी फालतू देने वाली नहीं है। दूसरी तरफ गीता जी नेहा के तेवर देखकर समझ गई थी कि ये लड़की इतनी जल्दी उनके काबू में आने वाली नहीं है। बेटा तो पहले से ही नालायक था, ऊपर से बहू भी कमीनी मिल गई है। भगवान, तूने सारे नमूने मेरे किस्मत में ही लिख दिए हैं क्या? गीता जी ने अपने आप से कहा और फिर वह नहाने चली गई। सुषमा विराज मेंशन। सुधांशु ऑफिस जाने के बजाय अनु के ससुराल के लिए निकल पड़ा था। अचानक से उसे आया देख सुषमा जी बहुत ही खुश हुई। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उसे बैठाया। दूसरी तरफ अनु को जैसे ही इस बात का पता चला कि सुधांशु घर आया है, तो उसके दिल में कुछ खटक गया। क्या बात है जो आज सुधांशु उसके ससुराल आ पहुंचा है? उसके आने के पीछे जरूर कोई ना कोई बात है, वरना वह ऐसे कभी नहीं आता। मुझसे मिलने तो वह कतई नहीं आया है। अनु ने अपने आप से कहा और नौकरों से चाय नाश्ता लाने के लिए बोलकर वह खुद भी वहां आ गई, जहां सुषमा जी और सुधांशु बैठे हुए थे। क्या बात है सुधांशु, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? घर पर सब ठीक तो है? बाबूजी कैसे हैं? एक साथ कितने सारे सवाल पूछोगी दीदी? मैं तो बस आपसे मिलने आया था। बाबूजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुधांशु ने जानबूझकर अपना चेहरा लटकाते हुए जवाब दिया। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इतना परेशान हो? अनु ने कहा। दीदी, वे मैंने नेहा से शादी कर ली है। इसी बात को लेकर घर में बवाल मचा हुआ है। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि तुम जीजा जी से बोलकर मुझे कोई काम दिलवा दो, ताकि। इतना कहकर वह चुप हो गया। क्या कहा तूने? शादी कर ली है तुमने? और ये नेहा कौन है? उसकी शादी की बात सुनकर अनु जैसे 7वें आसमान से गिर गई। सुषमा जी भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। नेहा वे गली के उस नुक्कड़ पर रहने वाले नंदूराम की बेटी है। सुधांशु ने सर झुकाते हुए कहा। अनु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह सुषमा जी के आगे कुछ बात नहीं करना चाहती थी। मेरा ख्याल है तुम्हें ऑफिस जाकर अपने जीजा जी से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही कामकाज की कोई जल्दी नहीं थी। इतना कहते हुए उसने उसे जाने का इशारा किया, लेकिन सुधांशु तो पक्का ढीठ था। वह वहीं डटा रहा। वे इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देता। इस वक्त सुषमा जी उसके सामने थी। ऐसे में अनु सच्चाई खुल जाने के डर से उसे कुछ बोल भी नहीं पाती। दीदी, अचानक से आए इस खर्च की वजह से हाथ कुछ तंग हो गया है। अगर थोड़ी हेल्प मिल जाती तो।
इतना कहकर उसने सुषमा जी की तरफ देखा। वह बेचारी साफ दिल की महिला थी। उन्होंने जैसे ही सुधांशु की बात सुनी तो अनु से कहा, अनु, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे भाई के इस तरह अचानक से शादी कर लेने से तुम्हारे माँ पापा जी बहुत ही परेशान होंगे। और हाँ, पैसों की कोई फिक्र मत करना, मैं विराट से कह देती हूँ। उनकी बात सुनकर अनु ने सुधांशु की तरफ देखा और बोली, आप ठीक कहती हैं मम्मी जी, मैं सबसे पहले अपने घर जाती हूँ, फिर विराट जी से कह दूंगी कि सुधांशु के लिए कोई काम देखें। सुधांशु ने सोचा था कि उसे यहाँ से कुछ रुपए की मदद मिल जाएगी, लेकिन अनु तो उसकी रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसने बात को पूरी तरह घुमा दिया। अनु खुद भी अपने घर के लिए चिंतित थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने पिता और अपनी बहनों के लिए हो रही थी। अगले ही पल उसने गाड़ी निकलवाई और सुधांशु को साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि हमेशा की तरह घर में माँ की बड़बड़ाहट चालू थी। आंगन में बने हुए मिट्टी के चूल्हे पर सपना शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। किशोरीलाल ने जैसे ही अनु को देखा तो उनके मुरझाए चेहरे पर रौनक आ गई। सपना और कविता भी सारा काम छोड़कर उससे आकर लिपट गई। गीता जी ने जैसे ही उसे सुधांशु के साथ देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने झट से अपने चेहरे के भाव बदल लिए। वे आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली, अच्छा हुआ अनु, तुम आ गई। देखो इस घर में क्या क्या हो रहा है। इस नास पीटे ने हमारे सिर पर एक आफत लाकर बिठा दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। गीता जी अभी इतना बता ही रही थी कि तभी अंदर से नेहा भी शोरगुल सुनकर बाहर आ गई। आते आते उसने गीता जी की बात सुन ली थी। वह आई और अनु के पैर छूकर गीता जी को देखते हुए बोली, आफत अभी आई नहीं है सासू माँ, बल्कि आने वाली है। अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो सचमुच बहुत ही बड़ी आफत हो जाएगी। शांत हो जाओ तुम लोग, ये घर है या महाभारत का मैदान। अनु ने सबको शांत करते हुए कहा, अब जो होना था सो तो हो गया दीदी, मैं क्या करता, नेहा माँ बनने वाली है। सुधांशु की बात सुनकर अनु हैरान रह गई। उसने गहरी सांस ली, फिर बगैर कुछ कहे अपने पिता के पास चली गई। आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? काश मुझे मौत आ जाती बेटा, न जाने मैं अपने पिछले कौन से जन्मों की पाप की सजा भोग रहा हूँ। घर की दशा तुम देख ही रही हो। किशोरी लाल ने आंसू बहाते हुए कहा। तब तक सपना उसके लिए चाय लेकर आ गई थी। आप कैसी हैं दीदी? लीजिए चाय पीजिए। इतना कहते हुए सपना ने चाय का कप थमा दिया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पहले तो ये बताओ कि घर में गैस होते हुए भी तुम मिट्टी के चूल्हे पर कोयले से क्यों खाना बना रही हो? उससे क्या पूछ रही है, मुझसे बात कर। मैंने कहा है उसे कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को। गैस इतनी महंगी हो गई है, मैं कहाँ से इतने रुपए लाऊंगी? तुम भी तो गिनकर रुपए देती हो। सपना के बजाय गीता जी ने अनु को जवाब दिया। अपनी माँ की बात सुनकर अनु कुछ पल खामोश रही। फिर उसने एक नजर सपना और सुधांशु पर डाली। उससे क्या पूछती है, मुझसे पूछ। मैंने ही उसे कहा है कि वे कोयले पर खाना बनाए। एक तो गैस इतनी महंगी हो गई है, ऊपर से तुम भी तो पैसे गिन कर देती हो। अब इतनी महंगाई में क्या क्या करूं? गीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा तो अनु खामोश हो गई। वह जानती थी कि इस वक्त उन्हें कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। उसने सपना से कहा, सपना तुम जाकर गैस चूल्हे पर खाना बनाओ, मैं एक और सिलेंडर बुक करवा दे रही हूँ। मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत है इस फिजूल खर्ची की। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। अब से मैं हर महीने 2 सिलेंडर मंगवा दिया करूंगी। इस तरह चूल्हे पर खाना बनाने से एक तो धुएं की वजह से सपना की आंखों पर जोर पड़ेगा, दूसरा उसका वक्त भी बर्बाद होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर गीता जी कुढ़कर रह गई। छोड़ इन सब बातों को। तू तो ये बता कि तू अचानक से कैसे आई, और वे भी इस लफंगे के साथ। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए लफंगा भी हो गया? कल तक तो तुम्हारी आंखों का तारा हुआ करता था। अपनी माँ की बात सुनकर सुधांशु भड़कते हुए बोला, भगवान के लिए शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि घर में होने वाले रोज रोज के झगड़े को खत्म करो। और अगर सुधांशु ने शादी कर ही ली है तो अब इस शादी को एक्सेप्ट करो। अनु की बात सुनकर गीता जी का गुस्सा और भड़क गया। मुझे समझाने की बजाय इन दोनों को क्यों कुछ नहीं कहती? अरे मैं कहती हूँ, इस तरह घर में बैठे रहने से क्या होगा? क्या इसे कामकाज नहीं करना चाहिए? आमदनी का पता नहीं और घर में खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गीता जी के इतना कहते ही सुधांशु जल्दी से उनके पास आकर बैठ गया और अपनी आवाज में शहद घोलते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ।
वहाँ जीजा जी के दफ्तर में चपरासी की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं अपना एक छोटा सा फूड कॉर्नर खोल लूँ। लेकिन बेटा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ मैंने घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है जो तुम्हें तोड़कर दे दूं। गीता जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमने पैसों का पेड़ लगा रखा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे दीदी से बिजनेस के लिए रुपए दिलवा दो। सुधांशु ने अपनी माँ के पैर दबाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पल भर के लिए सन्नाटा सा छा गया। वहीं सपना और कविता दोनों इस बात को समझ गईं कि और कुछ नहीं, ये सब दीदी से पैसे ऐंठने के नए तरीके हैं। बिजनेस की बात सुनते ही नेहा भी शांत हो गई थी। वे सुधांशु के पास आकर बैठ गई। अपने बेटे की बात सुनकर गीता जी के सातिर दिमाग ने तुरंत एक नई चाल चली। उसने गंभीर मुखामुद्र बनाकर अनु की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, सुधांशु की बात तो बिल्कुल सही है। और देखो बिटिया, अगर इसका बिजनेस चल निकला तो फिर हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। मैं भला इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि सुधांशु, जिसने आज तक कोई भी काम नहीं किया, वह बिजनेस को चला लेगा? इस तरह तो पैसे भी डूब जाएंगे। अनु ने हैरानी के साथ कहा तो नेहा का चेहरा उतर गया। ऐसे कैसे डूब जाएंगे पैसे? आजकल तो दुनिया खाने पीने के पीछे पागल है। मैं एक अच्छा सा कुक रख लूंगा। एक बार मेरा काम चल निकला तो फिर न्यारे व्यारे हो जाएंगे। प्लीज दीदी, बस एक बार मदद कर दो, फिर मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। सुधांशु ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। तुम्हारी बात ठीक है सुधांशु, लेकिन मैं विराट से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकती। अनु ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। इन सब के बीच वे अपने आप को बहुत ही लाचार और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। इतना सुनना था कि गीता जी अपने असली रंग में आ गई। अरे मैं कहती हूँ, तुझे हर बात में उससे पूछने की क्या जरूरत है? कौन सा वह तेरा असली खसम है? एक तो उसने हमें पहले ही धोखा दे दिया। शादी से पहले कहा कि मैं लाखों करोड़ों दूंगा, लेकिन दिया एक भी धेला नहीं। गीता जी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। अब नेहा को तो ये सारी बातें मालूम नहीं थी, इसलिए उसके कानों में नई जानकारी आते ही वह अपनी सास के बिल्कुल करीब खिसक कर आ गई। हे भगवान, ये सब क्या है सासू माँ? आपने दीदी की शादी करवाई है या उन्हें बेच दिया है? ये रुपए पैसे का क्या मामला है? नेहा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी सास से पूछा। अगले ही पल गीता जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गई थी कि उन्हें अपनी बहू के सामने जो बात नहीं करनी चाहिए थी वह कह चुकी हैं। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सारी बात सुनकर उनकी बहू क्या सोचेगी, बल्कि गीता जी तो ये सोच रही थी कि नेहा कितनी शातिर है। वे तो अब अनु और विराट से पैसे हथियाने के नए नए तरीके सोचेगी, और अब आगे जो भी पैसे मिलेंगे उनमें वह अपनी हिस्सेदारी मांगेगी। दूसरी तरफ अपनी माँ की बात सुनकर अनु का चेहरा काला पड़ गया था। वह विराट के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। उसे खामोश देखकर गीता जी ने फिर से कुदेरते हुए कहा, देखो अनु, मैं साफ साफ कह देती हूँ, इस तरह रुपयों के लिए विराट का टाल मटोल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। उसने जितना कहा है बस उतने ही रुपए दे। और हाँ, तू भी ये मत भूलना कि अपना काम होते ही ये लोग तुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। इन पैसे वाले लोगों को मैं खूब जानती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आप को सचमुच में उस खानदान की बहू और विराट की बीवी समझने लगे। अपनी माँ की जली कटी सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को मजबूत किया। देखो माँ, आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं उनकी पत्नी हूँ। और वैसे मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि उनकी शर्तों पर शादी मैंने की है। मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, तो फैसला भी मेरा होगा। मुझे पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं, विराट मेरे साथ क्या करेंगे, इन सब बातों के लिए मैं सोचूंगी, तुम नहीं। इतना कहते हुए वह उठ खड़ी हुई और उल्टे पांव अपने घर के लिए निकल गई। हाय हाय, जरा तेवर तो देखो इसके। लेकिन मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे, मैंने कितनी तकलीफ सहकर इसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब मैं ही पराई हो गई। गीता जी ने अपने जबड़े कसते हुए कहा। अब क्या होगा माँ, दीदी ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। सुधांशु ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख तू मैं क्या करती हूँ, तुम फिक्र मत करो। गीता जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। धीरे धीरे उन्हें अब ये बात समझ में आने लगी थी
कि अनु अब पहले की तरह दब्बू और डरपोक नहीं रही। अगर उनका बस चलता तो वह पहले की तरह धमकाकर अपनी बेटी से सारे पैसे निकलवा लेती, या फिर विराट और सुषमा जी को भी ब्लैकमेल करके 2 गुने रुपए वसूल लेती। लेकिन यहाँ तो खुद उनकी बेटी ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। ऐसे में भला वे विराट या सुषमा जी से किस मुंह से बात करती। वहीं नेहा के सामने आज इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ था, जिसे सोच सोच कर वह अभी भी हैरान थी। दैया रे दैया, आज तक तो ये सब फिल्मों में देखा था या कहानियों में पढ़ा था, मगर ये नहीं सोचा था कि हम जैसे लोगों के बीच भी ऐसा हो सकता है। नेहा अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी। सुधांशु गुस्से से भरा हुआ कमरे में आया। पैसे वाले घर में जाते ही दीदी की नीयत बदल गई। क्या दीदी को हमारी हालत के बारे में नहीं पता है? उन्हें तो जल्द से जल्द हम सबकी परेशानियों को दूर कर देना चाहिए, ताकि वह भी चैन से जी सके। लेकिन नहीं, अब उन्हें हमारी फिक्र क्यों होने लगी? सुधांशु कमरे में आकर अभी भी गुनगुनाया जा रहा था। देखो, इस तरह नाराज होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी दीदी वाकई बहुत ही भोली भाली है। उन्हें बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल है। वह तो तुम्हारी माँ की बातों से नाराज होकर चली गई हैं, वरना वह हमारी मदद जरूर करती। नेहा ने सुधांशु का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठाते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मेरी दीदी बहुत शातिर है? अरे, अगर वह सीधी सादी नहीं होती तो हमारे लिए इतना करने के बावजूद भी माँ से गालियां नहीं सुनती। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सुधांशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ भी नहीं बदला है, बस तुम लोगों को देखने का नजरिया बदल गया है। सुनो, मैं बताती हूँ, वैसा ही करना। इतना कहते हुए नेहा सुधांशु के कानों में कुछ कहने लगी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में भी चमक आ गई। विराट का ऑफिस। विराट इस वक्त फोन पर मेघा से बातें कर रहा था। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है मेघा, 6 महीने हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कई साल गुजर गए हैं तुमसे मिले हुए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन घबराओ मत, जैसे इतने दिन बीत गए वैसे आगे भी गुजर जाएंगे। उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। मेघा की बात सुनकर विराट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, परंतु फिर अगले ही पल जैसे उसे अनु का ख्याल आया तो वह गंभीर हो गया। बेशक हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ताउम्र मेरे मन में एक फांसी गड़ी रहेगी, क्योंकि मैंने एक भोली भाली लड़की के साथ रिश्ते का सौदा किया है। विराट ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा तो मेघा भड़क गई। व्हाट नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, वे कोई भोली भाली लड़की नहीं है। अरे, वह एक नंबर की चालाक लड़की है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि एक तरफ जहां उसे करोड़ों का फायदा हुआ है, वहीं इतने बड़े घराने की बहू बनने का सुख भी तो मिला है ना? न जाने क्यों विराट को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। उसे एक बार फिर से अनु का भोला भाला चेहरा याद आ गया, और दूसरी तरफ उसे अपनी माँ का ठीक होती हुई बीमारी का ध्यान आ गया। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने कि मेरी माँ धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं। विराट यही सोच रहा था कि दूसरी तरफ से मेघा ने उसे टोकते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने गलत नहीं कहा है। ये रिश्ता टूटने के बाद भी इस समाज में हमेशा वह तुम्हारी एक्स वाइफ के रूप में ही रहेगी, और उसे हमेशा एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। क्या उसके लिए ये फायदे का सौदा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेघा, तुम गलत सोच रही हो। अनु बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके कदम रखते ही मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई है। अरे, मैं कहता हूँ खुशी क्या, मेरे घर में तो चमत्कार हो गया। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो मेघा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। एनफ विराट, ये बहुत ही ज्यादा हो गया। सच कहूं तो अब मुझे जलन हो रही है। पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है इस लड़की ने कि तुम इसके इतने दीवाने होते जा रहे हो? मेघा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी उस लड़की ने मेरे घर के लिए और मेरी मम्मी के लिए जो किया है, उसके लिए तो तारीफ बनती है। देखो, अब अगर दोबारा तुमने उस मनहूस लड़की का नाम लिया तो मैं फिर तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। अरे, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? इतना कहते हुए उसने फोन पटक दिया। विराट अच्छी तरह समझ रहा था कि मेघा अनु का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन न जाने ऐसा क्या था कि नहीं चाहते हुए भी बार बार उसकी जुबान पर अनु का नाम ही आ जाता था। अनु की सादगी, उसका भोलापन और घर के साथ साथ उसकी माँ के प्रति समर्पित सेवा भाव धीरे धीरे करवटे विराट के मन में घर बनाने लगा था।
फिलहाल उसे अनु के लिए हमदर्दी थी। प्यार तो वह सिर्फ मेघा से करता था, जिसके लिए उसने इतना बड़ा ड्रामा किया था। वह सोच रहा था कि इस महीने जब मैं माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा और अगर उन्होंने उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट बताया तो फिर मैं बहुत ही जल्दी उन्हें इस रिश्ते की सच्चाई बता दूंगा। बेचारी अनु को भी इस झूठ के रिश्ते से आजादी मिल जाएगी। ऐसा सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। सुषमा विराट मेंशन। अनु जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि सुषमा जी बाहर गार्डन में ही बैठी थी। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुम आ गई बहू। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? तुमने अपनी माँ को समझा तो दिया ना कि वे अपनी बहू को एक्सेप्ट कर ले? उन्होंने बड़े प्यार से उसे देखते हुए पूछा तो नहीं चाहते हुए भी अनु को अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ओढ़नी पड़ी। हाँ मम्मी जी, अब वहाँ सब ठीक है। मैंने अपनी माँ को सब समझा दिया है। बस अब जरा सुधांशु की नौकरी की चिंता है। उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो फिर सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। आज आने दो विराट को, मैं उससे बात करती हूँ। अनु की बात सुनकर सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अनु के मन में तो और भी कई सारे सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे।